Good afternoon to the future builders of this country. On the behalf of Roshni Public School and CBSE training process, we are here to discuss some views, some ideas for the empowerment of education system of India. Regarding my topic is science and its equation and its importance. First of all, the first word, science. सबसे पहले अगर हम लोग देखना स्टार्ट करें कि साइंस साइंस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज साइंस. We are not going for the definition of the science, but first we are going for the first we are going for the full form of the science. This is the full form of the science. अब हम लोग इस वर्ड को हम लोग स्टूडेंट लाइफ के साथ रिलेट करना स्टार्ट करेंगे. जैसे फर्स्ट वर्ड है इसमें सिस्टमैटिक, comprehensive investigation and exploration of nature causes and effects. First, systematic. अगर इस वर्ड को हम लोग एक स्कूल लाइफ, स्टूडेंट लाइफ के डेली रूटीन से जोड़ना स्टार्ट करें तो हम लोग कैसे जोड़ सकते हैं सिस्टमैटिक. जैसे हम लोग के पास एक रूटीन होता है कि हम लोग हर दिन क्लास में आएंगे तो 1 to 7 क्लास होगा, फर्स्ट पीरियड ये सर जाएंगे, सेकंड पीरियड वो मैम जाएंगी, ऐसा दैट इज सिस्टम. और हम लोग इस सारे सिस्टम में बंधे हुए हैं, एंटायर और एजुकेशन सिस्टम आल्सो. सेकंड, कॉम्प्रिहेंसिव. कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है? डील करना. हम लोग किसी चीज के साथ कैसे डील कर रहे हैं. लाइक अगर हम सारे टीचर्स हैं यहाँ पर तो हम लोग किसके साथ डील कर रहे हैं? तो स्टूडेंट के साथ. अब हम स्टूडेंट के साथ कैसे डील कर रहे हैं ये हमारे ऊपर है. अगर वो स्टूडेंट बहुत खराब भी हो सकता है, बहुत अच्छा भी हो सकता है, बट एज अ टीचर हम लोग का ये काम नहीं है कि हम लोग ये डिसाइड करें कि ये खराब है ये अच्छा है. हम लोग ये सब एक बराबर है. दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव. नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन एक ऐसा वर्ड है जहां पर आप अगर इस चीज को देखें तो प्रैक्टिकली इसके दो वर्ड के दो अलग अलग मीनिंग है. मींस एक प्रैक्टिकल जहां पर हम लोग स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं, उनको एक्सप्लोर करते हैं हर तरह. और दूसरा कि इन्वेस्टिगेट करना. इन्वेस्टिगेट मींस क्या? लाइक हम लोग एग्जाम लेते हैं स्कूल में, तो एग्जाम लेने का मतलब क्या है? ये नहीं कि उनको शो करना कि तुम टॉप हो तुम बॉटम हो, ये नहीं. उनके बारे में उनको बताना कि हाँ तुम्हारी गलती क्या है. अगर वो गलती है आप देख रहे हैं तो हमारा ये काम है तो उसको सही करना. दैट इज इन्वेस्टिगेशन. नेक्स्ट, एक्सप्लोरेशन. एक्सप्लोरेशन मतलब ये वर्ड खास तौर से टीचर्स के लिए ज्यादा होता है कि हम अपने नॉलेज को कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट के सामने. और फिर उसके थ्रू हम लोग ये देखें कि उनका नॉलेज कितना ज्यादा एक्सप्लोर हो रहा है. अगर उनका नॉलेज एक्सप्लोर हुआ थोड़ा भी तो ये पॉजिटिव पॉइंट किसी भी टीचर के. और नेक्स्ट, नेचर कॉजेज एंड इफेक्ट्स. नेचर कॉजेज ये सारे वर्ड को एक साथ ही लिया गया. इसका रीजन कोई आइडिया? नेचर मतलब स्टूडेंट का नेचर. कॉज उनके मार्क्स अच्छे क्यों आ रहे हैं, उनके मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं. और इफेक्ट मींस साइड इफेक्ट. क्या हो सकता है साइड इफेक्ट? अगर हम ये बार-बार किसी क्लास में बोलना स्टार्ट करें कि उसका मार्क्स अच्छा है तुम्हारा मार्क्स क्यों खराब है, तो ये चीज दैट इज मतलब हम उसको बाकी लोग से बहुत अलग करने की कोशिश करते हैं. और ये कहीं से भी अच्छा नहीं होता. नंबर डाउन होगा. जी सर, ये कहीं से भी उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए अच्छा चीज नहीं है. तो इस चीज को एक नेगेटिव एस्पेक्ट के थ्रू इस चीज को हम लोग को अपने से दूर रखना चाहिए. मार्क्स कम भी है तो भी दैट उसको एक्सप्लोर करके उसको पूरी क्लास के सामने बताने की क्या जरूरत है. मार्क्स अच्छा भी है तो भी जरूरत नहीं. बिल्कुल आराम से हाँ भाई ये तेरा मार्क्स ये तेरा बात कर. नेक्स्ट, ये जो वर्ड है साइंस, ये लिया कहां से गया? अगर इसके हम हिस्ट्री में जाएं, दैट इज अ लैटिन वर्ड साइनेटियम. इसका मतलब होता है नॉलेज. जब हम लोग भी स्टूडेंट हुआ करते थे, जब हम सब लोग
तो हम सब लोग से एक बेसिक पॉइंट पूछा जाता था या ऐसे लिखने के लिए बार-बार स्कूल में बोला जाता था कि एज साइंस ब्लेसिंग और कर्स, विज्ञान अभिशाप या वरदान। ये है लगभग यहाँ हर कोई लिखा है। ये अगर आज हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर हैं तो आज मेरे को ये बात समझ में आ रहा है क्लियरली कि ये क्यों बोला जाता था लिखने के लिए ऐसे। खास तौर से जो हिंदी के टीचर्स हैं, इंग्लिश के टीचर्स हैं, ऐसा क्यों लिखा जाता है, क्यों बोला जाता है लिखने के लिए ऐसे। उस पैरा के थ्रू हम स्टूडेंट के माइंड को पढ़ते हैं कि वो उनका दिमाग पॉजिटिव कितना सोच रहा है, कितना नेगेटिव सोच रहा है, ये सब कुछ उस पैरा में वो सब कुछ दिख जाता है। अगर हम लोग किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाते हैं, खास तौर से लाइक ऑफ एनडीए, तो वहां पर 5 दिन का आपका एसएसबी का ट्रेनिंग होगा। वहां पे फर्स्ट डे आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट में 2 मिनट या 1.5 मिनट के लिए एक क्लिप दिखाएगा, पिक्चर है बहुत धुंधला सा, और उसके ऊपर आपको एक बोलेगा कि पूरा पैरा लिखिए। तो essay writing from the beginning of the school, that is important. That is important in terms of how I getting the science, how I exploring the science. Is it good or is it bad? It's in our hand. Third, about the definition. The first, science is a system of knowledge and it is a method which is used to find this knowledge. मतलब अगर हम लोग थोड़ा पीछे चले इस पर, ये क्या है, कोई आइडिया? ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उनका नाम था महर्षि कन्नड़। कन्नड़ ये आपको बुक में मिल जाएंगे क्लास 9 के। ये पहले इंडियन साइंटिस्ट हैं जो कि बताए थे कि एटम, अणु कैसा दिखता होगा, वो ये चीज के बारे में एक्सप्लोर किए थे। और इस चीज को यूज करके, ये सब चीज हमारे वेद में है, इस चीज को यूज करके बहुत सारे साइंटिस्ट लोग लाइक जॉन डाल्टन, ये लोगों ने बताया कि व्हाट इज एटम। अगर ये मिथ हम लोग अपने वेद में पढ़े, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इन सब में इनके बारे में आपको मिल जाएगा। ये एक रास्ता है, ये प्रोवाइड करता है पाथ, हाउ इलेक्ट्रॉन फ्लो, और ये न्यूक्लियस है। और इसको बोलते हैं हम लोग, जो हाई क्लास के स्टूडेंट हैं ये समझ सकते हैं, दैट इज सेल। ये सब कुछ हमारे वेद में है और इसको एक्सप्लोर करते हैं बाहर के लोग, हम लोग नहीं कर पाए। थर्ड, अगर हम साइंस के डेफिनेशन को देखें तो ये सेकंड पॉइंट पर देखिए, इट बिगिंस विद क्यूरियोसिटी एंड ऑफन एंड्स विद डिस्कवरी। क्यूरियोसिटी महर्षि कन्नड़ ने दिखाया था और डिस्कवरी जॉन डाल्टन ने किया। देखिए थर्ड पॉइंट, इट इज अ वे ऑफ थिंकिंग। हम लोग इस चीज को कैसे समझ रहे हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, रास्ता है, इलेक्ट्रॉन अपना फ्लो कर रहा है, और इस चीज को सोचने में जॉन डाल्टन जैसे साइंटिस्ट को लगभग 50 साल के आसपास लग गया, और हम लोग बस ऐसे बोल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अ वे ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्ल्ड अराउंड अस। ये साइंस का बेसिक डेफिनेशन है जो लगभग हर क्लास में आपको मिल जाएगा। इट इज अ वे ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्ल्ड अराउंड अस, मींस हर कुछ यहां पे प्रेजेंट, हर कुछ हम लोग ही किस चीज से बने? हड्डी, मांस नहीं, एटम। That is the smallest particle which was discovered by Maharishi Karnad and then later on by John Dalton. हड्डी और मांस तो बात का बात, पहले हम लोग किस चीज से बने? वो एटम होता है। अगर हम लोग इस लाइन को देखें, it begins with curiosity and often ends with discovery.
ये लाइन आपको हर एक स्टूडेंट के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, क्लास 1 से लेकर क्लास 10 या उसके ऊपर। अगर एक डायग्राम के व्यू से हम लोग बात करें, ये डायग्राम में अगर एक छोटा बच्चा है, मान लीजिए क्लास 1 to 5 का, ये छोटा बच्चा इस डायग्राम को देखकर क्या सोचेगा? कोई कोई भी कुछ भी क्लास 1 to 5 के स्टूडेंट अगर इसको देखेंगे तो क्या समझेंगे? इसे समझेंगे कि रस्सी से किसी को बांध दिया गया है। ठीक है, रस्सी से बांधकर किसी को फेंका गया। और कुछ जो यहाँ दिख रहा है आपको, ये सब क्या है? स्टार है। छोटा बच्चा ये समझ सकता है स्टार, ये अर्थ हो सकता है, ये कोई आदमी हो सकता है। अब इसको अगर इसी चीज को हाई क्लास में हम लोग इम्प्लाई करें, इसी डायग्राम को एक हाई क्लास के स्टूडेंट को दिखाएं, तो वो इस चीज को कैसे देखेगा? वो समझेगा कि जो पर्सन है वो जीरो ग्रेविटी का फीलिंग ले रहा है और स्पेस में जो भी चीज हो रहा है उस एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर रहा है। राइट, मींस हर चीज आप देखिए तो हर कुछ रिलेटेड है, बस उसको जोड़ने आना चाहिए। हम इस चीज को क्लास 1 to 5 में समझेंगे कि ये कोई आदमी है, ये कोई रस्सी है, ये अर्थ हो सकता है और ये आसपास में स्टार है। और इसी चीज को हायर क्लास में जैसे पढ़ाएंगे तो बोलेंगे कि ये सब कुछ न्यूटन है, ये सब न्यूटन का दिया हुआ है, ये ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, ये ग्रेविटी हमारे स्पेस में, ये फोटो जो लिया गया स्पेस का, तो स्पेस क्या होता है? अगर एक छोटा सा बच्चा को आप समझाने जाएंगे कि ये देखो ये रस्सी है, ये अर्थ है, तो मे बी क्यूरियोसिटी के व्यू से आपसे पूछ सकता है कि अर्थ के पास, हम लोग तो अर्थ पर रहते हैं, अर्थ के ऊपर क्या कर रहे हैं? दैट इज कॉल्ड क्यूरियोसिटी। तो हमारा जो पहला डेफिनेशन था, अगर हम लोग यहाँ जाए तो इट बिगिंस विद क्यूरियोसिटी एंड ऑफन एंड्स विद द डिस्कवरी। तो क्यूरियोसिटी, अगर इसको हम लोग एक एग्जांपल के साथ जोड़ के देखें न्यूटन के, तो न्यूटन के सर पर अगर सेब नहीं गिरता तो उसके दिमाग में कभी भी क्यूरियोसिटी नहीं आता कि सेब एक्चुअली नीचे ही क्यों गिरा। और फिर ये डिस्कवरी कभी नहीं हो पाता कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम लोग कभी नहीं जान पाते। और अगर ये सब कुछ नहीं आता, then somewhat we are belongs to the primitive world, आदि मानव। तो ये लाइन आप देख सकते हैं कि ये हर जगह से रिलेट आप कर सकते हैं, क्लास टू क्लास, स्टूडेंट टू स्टूडेंट। और हम एक छोटा सा गेम खेलते हैं, जितना हम लोग देखें उसके ऊपर छोटा सा एक पार्ट है। आपको बस, आप लोग अपने आप में थोड़ा बात कर सकते हैं, आपको सोच के देखिए क्या है ये। इससे पहला लाइन आपको बताना है कि ये सही है या गलत है। Science is concerned with understanding how nature and the physical world work. ये बात सही है या गलत है? सही है। Obviously बात सही है। Second part, second point है, science can prove anything, solve any problem or answer any question. क्या साइंस के पास हर क्वेश्चन का आंसर है? नहीं, कभी। Third question, any study done carefully and based on observation is scientific. Any study done carefully and based on observation is scientific. मतलब हम अपने आसपास में कोई भी चीज जो देख रहे हैं उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, that is scientific। ये क्या सकते हैं? हम फिर से आप देखिए क्या कह रहे हैं, any study done carefully and based on observation is scientific। मतलब हम अपने आसपास में कोई भी चीज को जो अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो क्या हमको एक साइंटिफिक नॉलेज ही दे रहा है या फिर कुछ एक बेसिक नॉलेज भी दे सकता है हमारे ह्यूमन कल्चर का? वो नॉलेज कुछ भी हो सकता है, above from the scientific knowledge, that is anything। तो ये हर जगह पे इंप्लीमेंट नहीं हो सकता है। चौथा, different scientists may got different solution to the same problem। एक ही प्रॉब्लम को बनाने का अलग-अलग तरीका भी हो सकता है। Means somewhat we are going to call our students as a scientist। हम बोल सकते हैं कि हाँ जो हमारे स्टूडेंट हैं
वो कुछ हद तक एक साइंटिस्ट की तरह भी बिहेव करते हैं, बिकॉज 10 स्टूडेंट 10 सॉल्यूशन, एक क्वेश्चन। ठीक है, तो इनको यहां तक पहुंचाना ये हमारे हाथ में। अब अगर उनमें से ही हो सकता है, मे बी किनका सॉल्यूशन गलत भी हो सकता है, तो सॉल्यूशन गलत है, ठीक है, उन्होंने एटलीस्ट ट्राई तो लिया, अटेम्प्ट लिया। ठीक है, स्कूल के एग्जाम में आप उसको मार्क्स नहीं दे सकते हैं, बट एटलीस्ट उनको कांग्रेचुलेट तो कर सकते हैं ना कि हाँ तुम कुछ अलग तो सोचे हो। लास्ट पॉइंट, knowledge of what science is, what it can and cannot do, and how it works is important for all people. सब लाइन छोड़ देते हैं, सिर्फ इसको, knowledge is important for all people. ये तो सही है, ये तो हर किसी के लिए जरूरत है। अकॉर्डिंग टू आरटीई, राइट टू एजुकेशन, उसमें बताया गया है कि आप हर एक स्टूडेंट को आपको एजुकेशन देना है। बेसिक नॉलेज जो हम पढ़ते हैं, हमारे टीचर को बताया जाता है, राइट टू एजुकेशन, नॉलेज हर किसी को देना है, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स था। हम लोग का अगला पॉइंट है इक्वेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस। हम लोग जो भी इक्वेशन अपने साइंस में पढ़ते हैं, क्या हम लोग उन सारे इक्वेशंस को अपने डेली लाइफ के साथ रिलेट कर सकते हैं? हर इक्वेशन को तो हाँ कर भी सकते हैं, और कुछ केस में नहीं भी कर सकते। लाइक ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। अगर ये नहीं होता तो आज हम लोग यहाँ जमीन पे खड़े भी नहीं हो पाते। इसका वैल्यू जो भी होता हो, 10 होता है, जो भी है, उसका बात नहीं करना। बट इस चीज को, अगर ये वर्ड को आपको एक्सप्लेन करना है किसी को भी, तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? How are you going to explain this word to the student above 6 and 8? ये जिस वस्तु को ऊपर हम फेंकते हैं उसके ऊपर चढ़ जाना चाहिए, क्या कारण नीचे गिर जाता है, वो गिरने का कारण क्या है? ग्रेविटेशनल है। ये बात बच्चों को समझाई जाए। तो इस चीज में कुछ स्टूडेंट इसको जानना चाहेंगे, मींस उनके अंदर में आप क्यूरियोसिटी जगा रहे हैं कि हाँ इस नाम का कोई चीज, कोई वर्ड एग्जिस्ट करता है, और कुछ लोग इसको ऑलरेडी डिस्कवर कर चुके होंगे। ये एक ही क्लास में दो स्टूडेंट के दो पहलू हैं। कुछ लोग इसको अब समझना स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ लोग जानते हैं, और हम टीचर, हम लोग ये नहीं कर सकते कि ये सब लोग जानता है, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। इस डायग्राम को देखकर कोई क्या बोल सकता है? Forget about the word orbital velocity. इस डायग्राम को देखकर कोई क्या बोल सकता है? ऊपर से कोई चीज गिर रहा है। ठीक है, एक मेरे पास आया, ऊपर से कोई चीज नीचे गिर रहा है, या फिर नीचे से कोई चीज ऊपर जा रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये सारा साइंस वर्ड है जो आपको मिलेगा क्लास 8 से ऊपर, उसके नीचे आप कोई रास्ता बनाया, कोई रास्ता बना हुआ या है। फिर कोई ले, कोई भी ले या लाइट का, ये ग्रेविटेशन के हिसाब से आपका नीचे से वस्तु को फेंका जाएगा, मतलब एक उसी का लाइन बना है। एक सिंपल से डायग्राम में हम लोगों को कितना सारा चीज मिला, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, रास्ता, लाइट, और ये फिर इसका 3 डिफरेंट चैप्टर है। मतलब आप जानते तो हैं, एक्सप्लोर करना किसको है, वो काम टीचर का होता है, और वो कुछ हद तक काम स्टूडेंट का भी होता है कि अगर वो एक्सप्लोर हो रहा है तो आपको उस पर ध्यान देना है। तो ध्यान देने का जरूरत कब होगा? ध्यान कब देंगे? जब हम क्लास को एक ऑर्डर्ड वे में चला रहे हैं, या फिर हम लोग ये, मेरे पास अगर, ठीक है, अगर हमको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डे पढ़ कर आएंगे, फिर पढ़ा सकते हैं। ये भी एक तरीका है क्लास को चलाने का, सिस्टमैटिक वे में। नहीं तो फिर क्या होता है ना कि कभी कभी कोई फंस गया तो फिर वो स्टूडेंट क्या करेंगे कि ऊपर उठना स्टार्ट कर देते हैं। इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि ठीक है, हम एक क्लास पहले रिवाइज करके आ जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इस पर्टिकुलर डायग्राम के थ्रू हम लोग को 3 या 4 टॉपिक मिला, लेकिन अगर इसको सही में देखें, अगर इस वर्ड पर हम चलें ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी मतलब क्या होता है? अगर हम इसको एक्सप्लेन थोड़ा सा कर लें तो
ये अगर अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, और ये होता है ऑर्बिट, और ये हमारा होता है सैटेलाइट। सैटेलाइट जब रिवॉल्व करता है ना अराउंड द अर्थ, तो जिस वेलोसिटी से ये रिवॉल्व करता है उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। और ये रास्ता एक्चुअली में उसको दिखाया गया। फॉर एग्जांपल, अगर इस चीज को हम लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ कर देखें तो दिवाली के टाइम में रॉकेट का उड़ान, ये रॉकेट का उड़ना ही है। कैसे होता है? रॉकेट ऐसे जाता है, ऐसे घूमता है, बट ये कभी भी सीधा नहीं जाता। एक छोटे क्लास का स्टूडेंट बस ये समझता है हाँ ये रॉकेट है, बट वो कैसे जा रहा है उसको क्या पता। इस चीज को एक्सप्लेन करने में बहुत सारे साइंटिस्ट लोग का हाथ है, ये सब लोग जानते हैं। ठीक, तो ये चीज को एक्सप्लेन करने के लिए स्टूडेंट टीचर्स को क्या देखना है कि स्टूडेंट पर्टिकुलर किस क्लास का है, आप उस लेवल तक ही उसको बता सकते हैं। हम उसको सिंपल बोल सकते हैं ये एक रास्ता है, तो वो पूछेगा अच्छा सर या मैम या मिस कौन सा रास्ता है, किस चीज का रास्ता है, दैट इज क्यूरियोसिटी। अब आप इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, कैसे कैसे धीरे धीरे एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है। अगर आप एक्सप्लोर करते हैं सीधा स्टार्टिंग में कि ये रॉकेट है, ये इसका रास्ता, तो नहीं समझ पाएंगे। पहले रॉकेट क्या होता है पहले वो तो समझो। ये दैट इज थर्मल। हम लोग अपने घर में 10 मिनट के लिए भी लाइट चला जाए तो सब लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। हम लोग कभी ये समझ पाए कि लाइट आता कहां से, इलेक्ट्रिसिटी आता कैसे। अगर एक स्टूडेंट आपसे पूछता है, एक बच्चा है क्लास 4 का या 5 का, अगर आपसे पूछता है कि मैम ये बल्ब कैसे जला, सर ये बल्ब कैसे जला, तो आप क्या बोलेंगे? कि वो स्विच ऑन कर देंगे तो जल जाएगा। चलिए ठीक है, उसके आगे चलते हैं। वो बोला कि ठीक है मैम स्विच ऑन किए तो फिर क्या हुआ जो बल्ब जल गया? ऐसे बताएंगे जैसे आपका जनरेटर चला उससे करंट उत्पादन होता है, ठीक है, तो उसका अगला क्वेश्चन करंट क्या होता है? और किस प्रोसेस आया तो क्लास के हिसाब से बच्चों को जी बताया सर। जाएगा। तो ऐसा वर्ड हम उसको डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। तो ये क्लास वाइज आपको देखना पड़ेगा कि वो किस क्लास का स्टूडेंट है। जैसे हम बॉल है तो बॉल के बारे में बहुत सारा बात हो सकती है, सर बॉल आया कैसे, सर वो बॉल में जो एक लाइनिंग होता है वो क्या होता है, दैट इज क्यूरियोसिटी। आप हर चीज को देखिए तो थर्ड डेफिनेशन के ऊपर आकर घूमने लगता है। तो अगर ये चीज को एक्सप्लोर करना है टू अ स्टूडेंट ऑफ हाई क्लासेस, मेनली फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th और 10th एंड अबव, तो इस चीज को एक्सप्लेन किया जा सकता है। बट अगर इस चीज को एक छोटे स्टूडेंट के लिए दिया जाए, आप लोग मेनली अगर हम लोग सब सीबीएसई का ट्रेनिंग प्रोग्राम देख रहे हैं तो उसमें एक चीज देखा जाता है कि जो सीबीएसई प्रिस्क्राइब्ड बुक्स होते हैं उनमें थ्योरी से ज्यादा आपके डायग्राम्स होते हैं, वो जानबूझकर दिए जाते हैं। क्योंकि हमारा जो फोकस होता है, हमारा जो ये आंख कहिए जो बोलिए, वो पहले डायग्राम को देखता है बाद में थ्योरी पढ़ता है। सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, तो सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अगर एक स्टूडेंट के सामने ये डायग्राम दे दिया जाए तो इसका व्यूअरशिप और एक आपको बताना पड़ेगा। तो ये चीज आप कैसे बताएंगे? अगर इस डायग्राम के ऊपर तो सबसे पहले बात आता है कि ये क्या होता है। ठीक, चलते हैं इसके थोड़ा हिस्ट्री में। अगर किसी चीज को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसको थोड़ा प्री हिस्ट्री उसका जानते हैं। अगर हम लोग हिस्ट्री ऐसे ही नहीं पढ़ा जाता है। सीबीएसई बोलता है कि हिस्ट्री आप देखेंगे तो किसी चीज के बारे में पढ़ाने से पहले साइंटिस्ट के बारे में जरूर बताया जाता है बुक्स में। क्यों? इसलिए क्योंकि वो आपको चाह रहा है कि आप उसको प्री हिस्ट्री गाइड करिए ताकि उसका नॉलेज से पहले उनका इंटरेस्ट जगे। अगर हम डायरेक्ट टॉपिक्स पर आते हैं तो स्टूडेंट के अंदर में आप वो जिज्ञासा नहीं पैदा कर सकते। इसके लिए आपको उनका प्री हिस्ट्री थोड़ा नॉलेज तो होना चाहिए। अगर वो नॉलेज है आपके पास तो आप कहीं ना कहीं क्लास को एक जॉयफुल एनवायरनमेंट भी दे रहे हैं कुछ हद तक। अगर ये चीज आप बता रहे हैं तो इससे आपका भी फायदा है कि आपको बिना कुछ डांटे वाटे आप क्लास को अपने कंट्रोल में रख रहे हैं। स्टूडेंट आज के टाइम में हमारे टाइम से ज्यादा थिंकेबल है, ज्यादा सोचते हैं। हम स्टूडेंट को कैसे टैकल कर रहे हैं हमारे हाथ में। अगर हम इस चीज को बता रहे हैं मींस कि उनको सबसे पहले दिमाग में झटका आता है कि हाँ
उनके पास नॉलेज है। तो हम लोग अगर इसको स्टार्ट करने जाए तो इसको स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में थोड़ा जान लें कि आया कहां से। ये थर्मल का डिस्कवरी इंडिया में कब हुआ? इसका डिस्कवरी 1987 में हुआ इन कोटा राजस्थान। ये सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। इसमें जॉब लेने के लिए लोग बहुत कुछ मतलब इंजीनियर्स पागल हुए फिरते हैं। अगर हम हिस्ट्री बता रहे हैं तो हम इनका फ्यूचर में जो बेनिफिट है अगर ये उनको एक्सप्लोर करें, ये दिखा सके कि हाँ इफ अगर आप अभी अच्छे से पढ़ाई करें और अगर आप इस पर्टिकुलर लाइन में जाते हैं, अपने आप को अच्छा पढ़ा लिखा बनाते हैं, तो यहाँ जॉब अगर आपको मिलता है तो क्या इसका बेनिफिट है। ये चीज अगर उनको हम दिखाते चले तो कहीं ना कहीं आप क्लास को बहुत ज्यादा अच्छा बना। नेक्स्ट हॉर्स एंड कार्ट, इसके बारे में तो लोग सब जानता होगा, घोड़ा और बग्घी। इसमें क्या है जो मतलब बहुत अलग भी है, जो दिख नहीं रहा है एक्चुअली में। अगर एक क्लास बांट कर अगर हम बात करें तो एक क्लास, छोटे क्लास का स्टूडेंट क्या समझेगा कि ये घोड़ा है, ये बग्घी है, यहाँ पे कोई बैठेगा और इसके अंदर कोई बैठेगा, यहाँ जो बैठेगा वो घोड़ा को चलाएगा। इससे ज्यादा वो नहीं समझ पाएगा। इसी चीज को क्लास 8 9 की तरफ हम मूव करें तो अब यहाँ पर आ जाते हैं न्यूटन। वो सिखाते हैं कि ये चलता कैसे, तो फिर चलेगा कैसे, तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगा, कौन सा फ्रिक्शन है, कहाँ फ्रिक्शन लग रहा है, रस्सी का। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रस्सी होता है, हम लोग इसको नजरअंदाज कर देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज रस्सी होता है, दैट इज पुली। जैसे हम लोग के गांव में ये होता है पानी खींचने वाला, तो उसके ऊपर देखेंगे कि कैसे घूमता है, उसके ऊपर रस्सी नसता है, उसमें बहुत बड़ा फिजिक्स है। तो उसको एक्सप्लोर करना, उसको समझाना वो हमारे हाथ में है। हाँ ये है कि क्लास वाइज इसको बांट के हम लोग बात करते हैं। स्केप वेलोसिटी, ये डायग्राम हर किसी के लिए बहुत खास है। ये उड़ता कैसे है। बच्चों को अगर हम लोग लोअर लेवल में चले जाएं 4 5 में, उनका पहला क्वेश्चन क्या होगा, ये उड़ा कैसे, या फिर मैम या सर ये क्या है, ये ऊपर क्यों गिरा, कैसे गिरा। हायर क्लास में इसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है, ये इतना ज्यादा गैस एक्सप्लोर क्यों हो रहा है, क्या इसको हम बहुत पास से जाकर देख सकते हैं या इसके लिए बहुत ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है। तो ये सारा क्यूरियोसिटी खत्म कौन कर सकता है, आपके टीचर। सोलर सिस्टम, ये दो साइंटिस्ट का दिया हुआ चीज है, बार्ड और केपलर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बार्ड और केपलर, इनके पहले बहुत सारे साइंटिस्ट लोग हैं। सबसे पहला नाम आता है हेलिसेंट्रिक, फिर आर्यभट्ट, फिर आपका आता है कोपर्निकस, और तब आता है बार्ड और केपलर। इस चीज में सबसे ऊपर नाम इनका आता है, केपलर। ये क्लास 9 में आप लोगों को पढ़ना भी था। ये चीज इसके ऊपर बहुत सारे स्कूल्स में हम देखते हैं, आप लोग भी सब लोग देखेंगे, सोलर सिस्टम बना कर लाइए साइंस प्रोजेक्ट। इसके बीच में हम लोग क्या स्टूडेंट को क्या क्या पढ़ाते हैं कि कौन सा आपका प्लेनेट अर्थ के सबसे नजदीक है, कौन सा सबसे दूर है, डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस वर्ड अगर हम यूज करते हैं तो फिर उसको भी हमको बताना पड़ेगा कि डिस्टेंस होता क्या है। इसमें भी दो चीज होता है, आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सर डिस्टेंस का यूनिट क्या हुआ, डिस्टेंस क्या होता है सर, कैसे मेजर करते हैं, यूनिवर्स में ब्रह्मांड में जाके हम कैसे मेजर करेंगे। तो ये सारा क्या है क्वेश्चन है, आपको इन सब का आंसर करना पड़ेगा। अगर हम लोग जानते हैं तो हम लोग बता देंगे सीधा सीधा। तो इन सब के बारे में साइंटिस्ट अपने बारे में ये सब कुछ बता कर चलेगा। अब इसको एक्सप्लोर करना, इसको समझाना स्टूडेंट्स को, ये हमारा काम है।
और इस काम को हम लोग कितना अच्छे से कर रहे हैं ये अपने ऊपर है, हम सब लोग के ऊपर। लास्ट, अगर आपको कोई क्वेश्चन है। अभी जो सोलर सिस्टम जो बताया गया है जी इसमें बच्चे क्वेश्चन राइज कर सकता है जी कि सर वो जो आपका अर्थ जो है वहीं पर क्यों नहीं है, सबसे लास्ट में क्यों नहीं हुआ, क्लियर करें। जी सर, तो अगर इस चीज को हमको जानना है तो हमको इसके प्री हिस्ट्री को जानना पड़ेगा। इसका प्री हिस्ट्री होता है जो स्टार्ट होता है हेलिसेंट्रिक से। हेलिसेंट्रिक एक साइंटिस्ट थे जो बताए थे कि अर्थ आपका मूवेबल नहीं है, वो कांस्टेंट है और उसके लोग बाकी चीज घूमता है। लेकिन उनके बाद तुरंत आया आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ये बताएंगे नहीं, अर्थ आपका मूवेबल है along with other solar system and the constant is sun। तो ये इसका हिस्ट्री हुआ। अब बात जैसे सर पूछे कि अर्थ यहाँ क्यों नहीं है, अर्थ यहाँ क्यों नहीं है, तो अगर ऐसा बात है तो इसके लिए ठीक है, अगर आप चाहें तो इसके पोजीशन को बदल भी दें, तो क्या यूनिवर्स इसके पोजीशन को बदलने देगा? ये पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। तो क्वेश्चन ठीक है, हम बता सकते हैं कि नहीं बाबू ये तो तुम्हारा क्वेश्चन है, ऐसे जो तुम पूछो इसका मतलब ये होगा, और ये शायद गलत क्वेश्चन भी हो सकता है। जैसे प्लैनेट जितने भी उसके मास पर भी निर्भर करता है। जी उसका मास और ग्रेविटी, जितना मास होगा उसमें ग्रेविटेशन होगा, उसी के आधार पर उसका डिस्टेंस ही बढ़ता है। तो वही है, हमको इसका डिस्टेंस अगर पता है तो भी हम उस चीज को उसको समझा सकते हैं। और कोई सर इसका इनर मोस्ट और आउटर मोस्ट के बारे में बताइए। इनर मोस्ट और आउटर मोस्ट सर, तो इसके लिए हम लोग को एक बेसिक चीज जब हम स्टार्टिंग में बात की थी कि ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपका उसका सेल है और ये आपका इलेक्ट्रॉन होता है और ये इलेक्ट्रॉन बिलोंग द न्यूक्लियस रिवॉल्व। इसी प्रिंसिपल के ऊपर भी आर्यभट्ट अपना थ्योरी दिए। उनका भी यही कहना था कि हाँ, अर्थ को आप एज्यूम कर सकते, सॉरी सन को आप एज्यूम कर सकते हैं दैट इज द न्यूक्लियस, और इसके अलावा बाकी चीज नहीं है। ये सब आपका थ्योरी है और इस चीज को और ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन केपलर्स किया। इनका तीन आपका थ्योरी था, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। बार्ड सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं, लेकिन इनका जो लिखा हुआ चीज है उसको पढ़ना और उसको समझना बहुत मुश्किल है। और बार्ड के असिस्टेंट हैं केपलर। केपलर इनके थ्योरी को लगभग 20 साल पढ़े थे और 20 साल पढ़ने के बाद ये अपना थ्योरी दिए थे 3। थैंक यू सर।